दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि अभी नेटफ्लिक्स पर काफी धूम मचा रही है। शुरुआत में ये मूवी आपको बहुत सिंपल सी लगेगी, लेकिन इसका क्लाइमेक्स आपके दिमाग को हिला के रख देगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी को, जिसका नाम है महाराजा। कहानी की शुरुआत में हमें महाराजा नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक सैलून में नाई का काम करता है। और दोस्तों महाराजा बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है और यहाँ पर महाराजा अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी मांगता है ताकि वो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सके। और महाराजा के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि महाराजा एक खिलौने की दुकान में खिलौना लेने जाता है, जहाँ दुकान के ठीक सामने वाले घर में वो अपनी पत्नी से बच्ची के लिए खिलौना पसंद करने का इशारा करता है। लेकिन कुछ पल में ही एक ट्रक का अचानक संतुलन खो जाने के कारण वो ट्रक उस घर के अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर महाराजा के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद कहानी 15 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम महाराजा और उसकी बेटी ज्योति को देखते हैं। यानी कि उस ट्रक हादसे में महाराजा की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी एक कूड़ेदान की वजह से बच जाती है, क्योंकि उस हादसे के समय वो कूड़ेदान ज्योति के ऊपर गिरकर उसको कवर कर लेता है। इसलिए तब से वो कूड़ेदान महाराजा के परिवार का हिस्सा बन जाता है, जिसका नाम वो लोग लक्ष्मी रखते हैं। यहाँ तक कि महाराजा और उसकी बेटी हर शुक्रवार को लक्ष्मी को नहला धुलाकर उसकी पूजा किया करते थे। खैर उसके बाद हम देखते हैं महाराजा की बेटी ज्योति को, जिसका मन पढ़ने लिखने में कम और स्पोर्ट्स में ज्यादा लगता है, और इसी वजह से ज्योति को स्कूल में उसके बाकी टीचरों से बहुत पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्योति की स्पोर्ट टीचर, जिनका नाम आसिफा होता है, वो हमेशा ज्योति का ही सपोर्ट किया करती थी। जिसके बाद एक दिन स्कूल का प्रिंसिपल ज्योति की कंप्लेंट करने के लिए महाराजा को अपने ऑफिस में बुलवाता है, और वो सबके सामने उसकी बेटी को बहुत सुनाता है कि तुम्हारी बेटी स्कूल में शराब की बोतल लाती है। जिसके बाद उसकी पीटी टीचर प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बताती है कि ये काम ज्योति ने नहीं बल्कि किसी और लड़के ने किया है। जिसके बाद यहाँ पर महाराजा उस प्रिंसिपल से कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। लेकिन दोस्तों शुरू में तो प्रिंसिपल वहाँ माफी मांगने से मना कर देता है, लेकिन महाराजा के अड़ियल स्वभाव के कारण उसे वहाँ पे माफी मांगनी पड़ती है। और फिर कुछ दिन बाद ज्योति अपने पिता को बताती है कि उसे स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स खेलने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और महाराजा ज्योति को इतना प्यार करता है कि वो उसकी हर बात मानता है। फिर अगले ही दिन महाराजा उसे बस स्टॉप पे छोड़ कर आता है। उसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू नामक एक व्यक्ति को, जो कि एक कार के सर्विस गैराज में बहुत ही गुस्से से जाता है, जहाँ वो अपनी कार में रखे चश्मे के बारे में पूछता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने कार अपनी यहाँ पर सर्विस के लिए दी हुई थी। लेकिन सर्विस के बाद जब उसे गाड़ी वापस मिली तो उसमें उसका चश्मा नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पर सबको मारने पीटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर धन्ना नाम का एक मैकेनिक आता है, जो कि उसने ही मैथ्यू की कार की सर्विस करके उसकी डिलीवरी भी की थी। अब मैथ्यू वहाँ पर धन्ना से अपने चश्मे के बारे में पूछता है, और उसके कुछ ना बताने पर वो उसे भी बुरी तरह से पीट देता है। दरअसल धन्ना अभी हाल ही में जेल की सजा काट कर बाहर आया था। खैर अब मैथ्यू वहाँ सबको धमकी देकर जाता है कि अगर उसे उसका चश्मा नहीं मिला तो वो उस पूरे गैराज को आग लगा देगा। ये कहकर मैथ्यू वहाँ से निकल जाता है। दरअसल दोस्तों मैथ्यू उस चश्मे के लिए इसलिए परेशान होता है क्योंकि वो चश्मा उसे उसकी वाइफ ने उसके बर्थडे में गिफ्ट किया होता है। खैर अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैथ्यू एक वाइन शॉप पर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ पर धन्ना गुस्से में मैथ्यू का चश्मा लेकर आता है, जिसे वो उसके सामने ही तोड़ देता है। साथ ही वहाँ पर धन्ना मैथ्यू और उसके दोस्तों की जमकर धुलाई करता है। वहीं दूसरी तरफ हम महाराजा को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में एक चोरी की FIR लिखवाने आता है, जहाँ पर वो उन पुलिस वालों को बताता है कि उसके घर से लक्ष्मी चोरी हो गई है। अब यहाँ पर सबको यही लगता है कि लक्ष्मी या तो उसकी बेटी होगी या तो फिर पत्नी होगी। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि वो एक कचड़े का डब्बा है, तो वो सभी लोग महाराजा को वहाँ पर पागल समझकर भगाने लग जाते हैं। लेकिन महाराजा भी जिद पकड़ लेता है कि वो बिना कंप्लेन करवाए वहाँ से जाएगा नहीं, जिसके कारण सभी पुलिस वाले उसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन महाराजा वहाँ पर पूरे पुलिस स्टेशन पर उथल पुथल मचा देता है। जिसके बाद उस चौकी का पुलिस इंस्पेक्टर आता है, जो कि थाने की ऐसी हालत देखकर चौंक जाता है। उसके बाद महाराजा उन्हें भी अपनी स्टोरी बताता है, जहाँ वो बताता है कि रात को जब वो अपने सैलून से घर पहुंचा और उसके घर के अंदर जाते ही 3 लोगों ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा। साथ ही साथ वो तीनों लोग उसकी लक्ष्मी को भी चुरा ले गए। लेकिन जैसे ही उस पुलिस इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि वो एक कूड़ेदान की कंप्लेन करने आया है, तो वो इंस्पेक्टर गुस्से में उस पर बंदूक तान के कहता है कि चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे गोली से मार दूंगा। दरअसल वो इंस्पेक्टर कूड़ेदान का नाम सुनते ही महाराजा पर तरस खाकर उसकी कीमत 500 रुपए देने लगता है। लेकिन महाराजा के अड़ियल स्वभाव के कारण उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। खैर अब महाराजा वहाँ इंस्पेक्टर के धमकाने से कुछ देर के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही महाराजा वहाँ पर फिर से वापस आ जाता है, जहाँ पर महाराजा इंस्पेक्टर वरदराजन से कहता है कि वो उसे उस कूड़ेदान को
ढूंढने के लिए पूरे 5 लाख रुपए देगा। लेकिन दोस्तों ये बात महाराजा वहाँ खुलेआम बोल देता है, इसलिए वहाँ पर भी महाराजा की पिटाई हो जाती है। जिसके बाद एक कांस्टेबल बाहर जाकर महाराजा को समझाता है कि ऐसे खुलेआम किसी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत नहीं देते, और वो महाराजा से उन 5 लाख रुपयों की पहली किस्त भी ले लेता है। खैर अब 5 लाख रुपए के लालच में इंस्पेक्टर महाराजा के घर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, जहाँ पर उसे महाराजा का बिखरा हुआ घर देखकर लगता है कि यहाँ पर वाकई में कोई चोरी हुई है। और तो और उन पुलिस वालों को ये लग रहा था कि जरूर उस कूड़ेदान में कोई सोने चांदी की कीमती चीज होगी जिसे महाराजा उनसे छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराजा की बेटी बार बार उसे अपना वीडियो भेजती है जिसमें वो लक्ष्मी को दिखाने को भी कहती है, लेकिन महाराजा उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। और वहाँ पर पुलिस वाले को छानबीन करते हुए महाराजा की अलमारी से उसकी बैंक की पासबुक मिल जाती है, जिसमें वो महाराजा के बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं, जिसमें कि 15 लाख रुपए उसकी सेविंग अकाउंट में होता है। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर महाराजा से पूछता है कि तुम सच सच बताओ कि उस कूड़ेदान में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए तुम 5 लाख रुपए तक दे रहे हो। अगर तुम मुझे उसमें रखी हुई उस कीमती चीज के बारे में बता दोगे तो हम उसे ढूंढने में जी जान लगा देंगे। दरअसल इंस्पेक्टर को वहाँ पर लगता है कि महाराजा उससे झूठ बोल रहा है। हो ना हो उस कूड़ेदान में जरूर कोई कीमती चीज होगी। लेकिन वहाँ पर महाराजा उस इंस्पेक्टर से कहता है कि वो तो बस एक कूड़ेदान है जिसने बचपन में उसकी बेटी की जान बचाई थी। और वो उस पुलिस इंस्पेक्टर से ये भी कहता है कि मेरी लक्ष्मी को मेरी बेटी के घर आने से पहले ढूंढ दो, जिसके लिए वो उसे 7 लाख रुपए देने का वादा तक कर देता है। उसके बाद हम सेल्वम और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि दोनों लोग पेशेवर चोर होते हैं। और ये लोग एक घर में घुसकर 2 महिलाओं को बंधक बनाकर पहले तो उसके यहाँ चोरी करते हैं, और फिर उसके बाद उस बंधक महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म करके दोनों को उस घर में जिंदा जला देते हैं। यानी कि ये दोनों किसी दरिंदे से कम नहीं होते। खैर इसके बाद हम देखते हैं सेल्वम की फैमिली को, जहाँ पर उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम अमू है, जिसे सेल्वम बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराजा का कूड़ेदान यानी कि लक्ष्मी इसी घर में होता है। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि उस कूड़ेदान के बारे में जगह जगह पता करते हैं, लेकिन इसका उन्हें कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ महाराजा भी उस पुलिस स्टेशन में अपना पूरा समय बिताने लगता है, और ये लोग भी महाराजा की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे उस पुलिस स्टेशन में हर काम करवाते। कभी महाराजा गाड़ी को साफ करता तो कभी उनके लिए सिगरेट और बिरयानी लाता। लेकिन अपनी मजबूरियों के चलते यहाँ पर महाराजा उनसे कुछ नहीं कह पाता, वो चुपचाप उन सब की सारी बातें मानता है। उसके बाद हम सेल्वम को देखते हैं जो कि अपनी बेटी अमू, जिसके पीठ पर एक घाव होता है, उस घाव की मरहम पट्टी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति अपने पिता से बार बार फोन पर बस लक्ष्मी के बारे में ही पूछती रहती है, लेकिन महाराजा यहाँ उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। तो वहीं पुलिस वाले भी जोर शोर से उस कूड़ेदान जैसा दिखने वाला डब्बा जगह जगह ढूंढते रहते हैं, जहाँ एक दुकान पर उनकी मुलाकात होती है नल्ला सेवा से, जो कि पुलिस का ही एक खबरी होता है। अब यहाँ पर वो इंस्पेक्टर वर्धमान से फोन पर बात करता है, और वो इंस्पेक्टर भी उसे उस कूड़ेदान को ढूंढने में उसको पुलिस वालों के साथ काम पर लगा देता है, क्योंकि नल्ला सेवा थोड़ा जुगाड़ू टाइप का आदमी होता है। वहीं हम पुलिस स्टेशन में एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने दोस्त की मिसिंग कंप्लेन करवाने आता है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि धन्ना होता है। और दोस्तों धन्ना वही व्यक्ति है जिसने मैथ्यू का चश्मा चुराकर बार में तोड़ा था। खैर अब यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस दिन महाराजा के घर पे चोरी हुई थी उस दिन 3 चोरों में से किसी एक की जेब से एक टोल प्लाजा की पर्ची गिर जाती है, जिसे महाराजा उस टोल नंबर के जरिए उस गाड़ी का पता कर लेता है। और वो गाड़ी मैथ्यू की होती है, जिसकी सर्विस करने के बाद धन्ना उस गाड़ी को यूज कर रहा होता है। इसलिए महाराजा वहाँ पर बार में मैथ्यू से मिलने जाता है, जहाँ मैथ्यू बैठकर शराब पी रहा होता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर धन्ना आ जाता है जो कि मैथ्यू की पिटाई करता है। यानी कि उस समय महाराजा भी ये सब देख रहा था, जिसके बाद वो धन्ना का पीछा करता है और धन्ना भी समझ जाता है, इसलिए वो अपने आदमियों को फोन करके बुला लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग महाराजा को मारने लगते हैं। तभी धन्ना वहाँ महाराजा से कहता है कि अच्छा होता उस दिन जब हम तीनों लोग तेरे घर आए थे, उसी दिन उसे खत्म कर देना था। अब ये सुनते ही महाराजा को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वो धन्ना के आदमियों को और धन्ना को बहुत बुरी तरह से पीटता है। अब धन्ना भी यहाँ महाराजा के सामने ये कबूल कर लेता है कि उस दिन हम 3 लोग आए थे, जिसमें एक आदमी पुलिस के साथ शामिल है। और ये बात सुनते ही महाराजा धन्ना को मौत के घाट उतार देता है। और दोस्तों यहाँ पर महाराजा जिस प्रकार से धन्ना और उसके आदमियों को मारता है, इससे तो यही समझ में आता है कि महाराजा एक कूड़ेदान के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बात तो कुछ और ही है। खैर अब वहीं दूसरी तरफ हम नल्ला सेवा को देखते हैं, जो कि पुलिस वालों को लेकर उस कूड़ेदान की कॉपी बनवाने एक शॉप पर जाता है, जहाँ पर वो दुकानदार उससे 2500 रुपए में बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही कूड़ेदान बना
बनाने को बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेल्वम की बेटी अमू का 2 दिन के बाद जन्मदिन आने वाला है और इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के लिए एक गोल्ड चेन लेने जाता है, जहां अमू को एक महंगी चेन पसंद आ जाती है। लेकिन यहाँ सेल्वम अपनी पत्नी के मना करने के बाद भी उस चेन का ऑर्डर वहां पर दे देता है, जो कि उसे 2 दिन बाद मिलेगी। और 2 दिन बाद सेल्वम की वाइफ पूरे मोहल्ले को सबको अपने घर पर अमू के जन्मदिन पर आने को कहती है। साथ ही साथ वो वहां पर सेल्वम को फोन करके चैन लाने और शेविंग ट्रिम करवाने को भी कहती है। इसलिए सबसे पहले वो चैन लेने के लिए उस ज्वेलरी शॉप में जाता है और फिर वो अपनी शेविंग को सेट करवाने के लिए महाराजा के सैलून पर जाता है। अब यहाँ पर महाराजा उसकी शेव को सेट कर रहा होता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसके ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसपे सेल्वम उससे न्यू बैटरी लाने को कहता है। तभी वहाँ पर सेल्वम के साथी का उसको फोन आता है, जो कि उसे बताता है कि अखबार में हमारे बारे में कुछ छपा है, यानी कि उस अखबार में लूट, हत्या और बलात्कार की खबर छपी होती है, जिसे सेल्वम भी सैलून में देखता है। और वो अपने साथी से कहता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उसका साथी उससे कहता है कि पुलिस को हमारे ऊपर शक हो गया है। अब जैसे ही सेल्वम पीछे मुड़ता है तो वो वहाँ पर महाराजा को अपने सामने देखता है, जिससे वो थोड़ा घबरा सा जाता है। और वहाँ पर उसे ये लगता है कि महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए वो वहाँ पर अपनी शेविंग ट्रिम करवाने के बाद महाराजा को टिप भी देने लगता है। लेकिन महाराजा टिप लेने से मना कर देता है। इससे सेल्वम का शक और भी बढ़ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर बहुत ही परेशान होता है और वो अपने साथी को बताता है कि शायद उस सैलून वाले ने हमारी बातें सुन ली है, जिस पर वो दोनों लोग वहाँ पर महाराजा को ही मारने का प्लान बना लेते हैं। तभी वहाँ पर सेल्वम को वो गोल्ड चैन नहीं मिलती, जो कि उसने अपनी बेटी के जन्मदिन पर लाई थी। दरअसल वो चैन उसने महाराजा के सैलून में ही भूल आया था, जो कि हम देखते हैं कि वो चैन महाराजा के हाथ में होती है। अब महाराजा उस चैन को देने सेल्वम के घर चला जाता है, जहाँ उसके पीछे साथ में पुलिस भी आ रही थी, जिसे देखकर वहाँ पर सेल्वम को ये लगता है कि महाराजा ने उसे फंसा दिया। अब पुलिस को आता देख सेल्वम का साथी वहाँ पर गन निकालकर गोली चला देता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे वहाँ पर शूट कर देते हैं और सेल्वम को वहाँ से घसीट के ले जाते हैं। अब सेल्वम वहाँ अपनी बेटी अमू को आवाज देता है, लेकिन उसकी पत्नी सारा सच जानने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि ले जाओ इस दरिंदे को। अब सेल्वम जाते जाते ही महाराजा को ही घूर रहा था, क्योंकि उसे यही लगता था कि महाराजा ने ही उसे फंसाया था, लेकिन महाराजा तो यहाँ बस उसकी चैन वापस करने आया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने नकली कूड़ेदान को बनवा लिया है और उस कूड़ेदान में नल्ला शिवा ने अपनी कलाकारी दिखा के उसे सेम टू सेम लक्ष्मी जैसा बना दिया है। लेकिन यहाँ कूड़ेदान के बन जाने के बावजूद इंस्पेक्टर वर्धमान बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे उस कूड़ेदान की चोरी के लिए कोई भी अपराधी नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई भी चोर यहाँ पर एक छोटे से कचड़े के डिब्बे के चोरी का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा था। जिस पर इंस्पेक्टर वहाँ गुस्से में कांस्टेबल से कहता है कि मुझे कैसे भी कल तक कोई आदमी ढूंढ के दो जो ये चोरी का इल्जाम कबूल कर ले, और इसके लिए मैं उसे पूरे 50,000 रुपए दूंगा। अब यहाँ पर 50,000 रुपए की बात सुनकर नल्ला शिवा कहता है कि सर मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ, आप परेशान मत हो। साथ ही साथ वो इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि किसी को वहाँ पर शक भी नहीं होगा। अब इंस्पेक्टर उसकी बात सुन पुलिस स्टेशन में फोन करके महाराजा को पूरी स्टोरी फिर से बताने को बोलता है, ताकि नल्ला शिवा वहाँ पर वारदात की घटना को पूरी तरीके से जान सके। और महाराजा यहाँ अपनी उस रात की स्टोरी को बताना शुरू करता है, जहाँ पर वो बताता है कि जब उस रात को वो काम से घर वापस लौटा तो उस वक्त 10 बजे थे, और जैसे ही वो अपने रूम में कपड़े चेंज करने पहुंचा, वैसे ही किसी ने पीछे से आकर उसका मुंह दबा दिया। और दोस्तों दरअसल यहाँ पर महाराजा अपनी बेटी की स्टोरी को बता रहा था, जो कि उस रात घटी सच्ची घटना होती है। यानी यहाँ पर महाराजा की बेटी उसी रात कैंप से वापस आ जाती है और 15 साल जेल से निकलने के बाद सेल्वम महाराजा से बदला लेने के लिए धन्ना और नल्ला शिवा के साथ वहाँ पर आया होता है, जहाँ महाराजा के घर पे ना होने के कारण वो तीनों लोग उसकी बेटी को बुरी तरह से मार पीट के उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी करते हैं। और उस रात महाराजा अपनी बेटी के लिए सूज लेने बाहर जाता है, इसलिए वो घर पर लेट पहुंचता है। और अब यहाँ पर महाराजा अपनी बेटी की जगह खुद को रखकर उन पुलिस वालों को झूठी स्टोरी सुनाते सुनाते ही भावुक हो जाता है और वो वहाँ पर रोने लगता है और वो कहता है कि प्लीज मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दो। अब वहाँ पर महाराजा की स्टोरी सुनकर सामने बैठा पुलिस वाला भी समझ जाता है कि बात कूड़ेदान की नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ नल्ला शिवा भी उस स्टोरी को सुनकर समझ जाता है कि ये दुष्कर्म उसने और उसके साथ सेल्वम और धन्ना ने किया है, और वो वहाँ पर बिल्कुल घबरा जाता है और वो तुरंत फोन करके सेल्वम को सब कुछ बताता है और वो वहाँ उस चोरी का इल्जाम लेने में हक बकाने लगता है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर के दबाव में वो उस चोरी को कबूल करने के लिए मान जाता है। उसके
बाद हम देखते हैं कि जब ये तीनों ज्योति के साथ दुष्कर्म करके वहाँ से निकल गए थे, उसके बाद महाराजा घर पर आता है जहाँ उसे अपना घर खुला हुआ मिलता है। और जब महाराजा अंदर रूम में जाता है और अंदर रूम में जाने के बाद जब वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखता है तो वो गुस्से में अपना आपा खो देता है। और फिर महाराजा अपनी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाकर पूरे घर में तोड़ फोड़ करके खुद को भी चोट पहुंचा लेता है। और उसके बाद महाराजा लक्ष्मी की चोरी की FIR करवाने थाने पहुंच जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ज्योति के बेड के नीचे ही लक्ष्मी यानी कि वो कूड़ेदान रखा होता है, जहाँ ज्योति अपने पिता महाराजा से कहती है कि आखिर कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर महाराजा को ये भी बताती है कि उनमें से एक आदमी की पीठ पर कुछ फोड़े जैसा था और वो कहती है कि मुझे एक बार उस इंसान से मिलना है, मुझे उससे पूछना है कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ हम वरदराजन को देखते हैं जो कि नल्ला शिवा को लेकर महाराजा के घर पहुंचता है, जहां नल्ला शिवा की तरफ इशारा कर इंस्पेक्टर कहता है कि इसने ही तुम्हारी लक्ष्मी को चुराया था। जहां नल्ला शिवा बताने लगता है कि उस रात को उसने कैसे चोरी की और बताते ही बताते वो अपने हाथों को पकड़कर बोलता है कि महाराजा को मैंने यहाँ पीछे से पकड़ा था। और दोस्तों उसके हाथों की हाइट महाराजा के शरीर से कम होती है, इसलिए महाराजा को उस पर शक हो जाता है और वो नल्ला शिवा को गले लगाकर कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसकी पीठ पर उस फोड़े को छूता है तो वो वहाँ पर तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी भी उन तीनों में से ही एक है, क्योंकि उसकी बेटी ज्योति ने उसे पहले ही इसके बारे में बता दिया था। अब इंस्पेक्टर वहाँ महाराजा से कहता है कि क्या करना है इसका, जिसपे महाराजा कहता है कि छोड़ दो उसे। लेकिन वर्धमान वहाँ कहता है कि अगर इसने तुम्हारी बेटी के साथ रेप किया होगा तो क्या तो भी तुम इसे छोड़ दोगे। दरअसल दोस्तों वर्धमान ने इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ पर सब कुछ पता कर लिया था, इसलिए वो नल्ला शिवा को वहाँ पर महाराजा के हवाले करके बाहर निकल जाता है और महाराजा उसे बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। अब बारी होती है सेल्वम की, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है, लेकिन उसके आने से पहले ही महाराजा वहाँ मौजूद था और वो वहाँ पर सेल्वम के सभी आदमियों की जोरदार पिटाई करता है। और जब सेल्वम महाराजा के सामने आता है तो महाराजा उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब महाराजा को वहाँ 15 साल पहले का वो वक्त याद आता है जब सेल्वम को उसके सामने पुलिस ले जाती है और सेल्वम को यहाँ ये लगता है कि महाराजा की वजह से ही उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और सेल्वम वहाँ पर महाराजा को पीटने लगता है, लेकिन महाराजा उससे कुछ नहीं कहता। लेकिन कुछ देर बाद महाराजा सेल्वम के दोनों पैर तोड़ देता है, जिसपे सेल्वम उससे कहता है कि ये जख्म तो कुछ भी नहीं, इसे तो मैं वक्त के साथ भूल जाऊंगा, लेकिन जो जख्म मैंने तेरी बेटी को दिया है वो तुझे और तेरी बेटी को हमेशा याद रहेगा। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर ज्योति अपनी स्पोर्ट टीचर के साथ आ जाती है, जहाँ वो अपने पापा से कहती है कि मुझे इस इंसान से अकेले में बात करना है। और वहाँ पर महाराजा उसे बात करने की परमिशन दे देता है और ज्योति यहाँ सेल्वम से कहती है कि उसने इतना घिनौना इंसान आज तक नहीं देखा। साथ ही साथ वो उससे कहती है कि तू वहाँ चोरी करने आया था ना। इतना कहकर वो अपने साथ लाए गहने उसके सामने फेंक देती है और वहाँ से वो जाने लगती है। लेकिन तभी सेल्वम की नजर उन गहनों के साथ रखी एक चैन पर पड़ती है, जो कि 15 साल पहले उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। और यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर सेल्वम के जेल जाने के बाद महाराजा अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ सेल्वम के घर उसकी चेन को वापस करने जाता है। लेकिन सेल्वम की पत्नी ने उस चैन को लेने से मना कर दिया था, ये कहकर कि ना जाने कितने लोगों की जान लेकर उसने इसे खरीदा है। साथ ही वो महाराजा से कहती है कि तुम इसे किसी गरीब को दे देना, जिसपे महाराजा की पत्नी उससे कहती है कि तुम अमू और उसकी बेटी के लिए बाहर से खिलौने खरीद कर लाओ। और दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमने महाराजा को खिलौने खरीदते देखा था, जहाँ वो दूर से अपनी पत्नी को खिलौना दिखाकर पसंद करवा रहा था। यानी कि ये घर सेल्वम का घर होता है, जहाँ ट्रक के एक्सीडेंट के कारण महाराजा की पत्नी और बेटी और सेल्वम की पत्नी की भी मौत हो जाती है। लेकिन सेल्वम की बेटी अमू वहाँ पर उस कूड़ेदान की वजह से बच जाती है, जिसे महाराजा अपनी बेटी समझकर उसे पालता है। और यहाँ पर सेल्वम को भी पता चल जाता है कि ज्योति महाराजा की बेटी नहीं बल्कि उसकी बेटी अमू होती है, क्योंकि सेल्वम ज्योति के पीठ में वो घाव के निशान को देख लेता है जो कि बचपन में अमू की पीठ पर था। अब यहाँ पर सेल्वम अपनी बेटी को रोते हुए आवाज लगाने लगता है और वो वहाँ पर पूरी तरह से अपने होश खो देता है, क्योंकि उसने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना दुष्कर्म किया। अब ये सोचते सोचते ही वो उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको ये शानदार स्टोरी, हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर बताइएगा।